अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हालात कोरोना की वजह से गांव ग्रामीण क्या शहरों तक के बेहद खराब हो चुके हैं और हालत इतनी खराब है और स्थितियां इतनी विकट और भयावह हैं कि पूर्वांचल के गांव में तबाही और बर्बादी आई हुई है और इस बर्बादी का स्वरूप बहुत बड़ा और विकट होता जा रहा है। गांव-गांव लोगों की मौतें हो रही हैं। शायद ही कोई जनपद, तहसील, ब्लॉक बाकी हो जहां पर कोरोना ने भयानक तबाही न मचाई हो। गांव में परिवार के परिवार साफ हो गए हैं। शायद ही कोई मोहल्ला बचा हो जहां से अर्थियां ना उठ रही हो और यह क्रम अनवरत पिछले 30 दिनों से लगातार गांव की तरफ से जारी है। शहरों में आई इस तबाही ने जैसे ही गांव का रुख किया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस त्रासदी ने कितना भीषण और भयानक रुख अख्तियार किया है। आपको अच्छे से पता होगा कि अप्रैल महीने में शहरों में जब इस तबाही ने दस्तक दी थी, इसी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ, आगरा और बरेली की सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरने को मजबूर थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवा और इंजेक्शन खत्म हो गई थी। कमोबेश उससे भी भयानक हालात गांव के भीतर हैं। पर अफसोस की बात यह है कि गांव के भीतर ना तो मीडिया के कैमरे हैं, ना सोशल मीडिया की वो चकाचौंध और ना उनकी मदद करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी। नतीजा, एक पैरासीटामॉल की दवा के अभाव तक में गांव में मौतें हो रही हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट, टीकाकरण या बड़े बड़े दावे करने की बातें करने वाले उनको सामान्य दवा तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं फिर कहता हूं कि अपने आसपास के गांवों पर नजर डालिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 100-100 लोगों की मौत हुई है। बहनों भाइयों, आप कल्पना करिए कि जिस गांव में सिर्फ 500-1000 लोग रहते हों, वहां 100 मौतों पर किस तरह का मातम होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो जो गांव में रहते हैं वो कल्पना कर सकते हैं और उस पीड़ा का एहसास कर सकते हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो आज भी गांव में बसते हैं। उस त्रासदी को महसूस कर सकते हैं खुद के भीतर कि हालात कितने खराब हैं। हमने किस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों को खोया है, किस तरह से हमने अपनी माताओं बहनों को खोया है, किस तरह से बच्चे अनाथ हुए हैं। एक एक तस्वीर बहुत डरावनी, चौंकाने वाली, विचलित करती है, मन को बेचैन करती है। हमने यह उम्मीद की थी कि दूसरी लहर की तैयारी में राज्य की सरकार कुछ बेहतर इंतजामात कर लेगी, लेकिन यहां हालात और ज्यादा खराब हो गए। गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, गोंडा, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, मैं कहां कहां का जिक्र करूं। चैनल पे स्थान कम पड़ गया, समय कम पड़ जा रहा है। इतनी खबरें गांव से आ रही हैं हमारे पास। हमारे 55 संवाददाताओं ने 1900 से ज्यादा गांव का अब तक दौरा कर लिया है और 90% गांव में हालात बहुत खराब हैं। हम अभी बहनों भाइयों 10% गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं और हम सिर्फ 1900 गांव तक पहुंच पाए हैं। कल्पना करिए कि उन गांवों का क्या हाल होगा जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है। और मैं चुनौती और दावे के साथ कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के हर गांव पंचायत की पीएचसी और सीएचसी का जायजा ले लीजिए। भवन टूटे पड़े हैं, डॉक्टर बैठते नहीं हैं, अस्पतालों के भीतर जानवर रहते हैं या नशेड़ियों का अड्डा बन गया है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पताल। इन हालात के बीच लोग अपना जीवन कैसे काट रहे हैं, हम आप उसका एहसास नहीं कर सकते हैं। लोग डरे हुए हैं, घरों के भीतर हैं, कुंडी तक खोलने को तैयार नहीं है। गांव के भीतर हालात इतने विकट हैं उनके समक्ष। उनको पता है, हमें आपको भले ना पता हो, लेकिन गांव के लोग को बेहतर पता है कि अगर उनको इस वायरस की चपेट में आए तो उनका जीवन मुश्किल होगा, बचना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि शहरों में जब इलाज उपलब्ध नहीं है तो गांव में इन गरीब गुरबों को कौन पूछेगा। इनका जीवन तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ बड़ा भेदभाव है और यह भेदभाव जानलेवा है। ग्रामीण क्षेत्र के किन अस्पतालों को उच्चीकृत किया गया, मैं जानना चाहता हूं और सरकार को बताना चाहिए कि गांव के लोगों को बचाने के लिए उसने कौन से अस्पताल गांव में खोले हैं,
कौन से फील्ड हॉस्पिटल्स नए गांव के भीतर खोले गए हैं और गांव के लोगों को बचाने के लिए कितने आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं और गांव के लोगों को शहरों में इलाज लाने के लिए कितनी एम्बुलेंस लगाई गई हैं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि गांव गांव एम्बुलेंस लगा दो, सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, स्टे लेकर आई है। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि तैयारियों के स्तर पर हम कितने विफल हैं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि L2 अस्पताल और सारे नर्सिंग होम, सारे निजी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराइए, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, स्टे लेकर आई है। यह बताने को पर्याप्त है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोई तैयारी नहीं की, इनको मरने के लिए छोड़ दिया है हमने। क्या इतने उदाहरण पर्याप्त नहीं है? और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सब अपने गांव के आसपास के सरकारी अस्पताल में स्वयं जाएं, फेसबुक ट्विटर पर उनकी तस्वीरें डालें, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालें, व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीरें डालें और सरकार से सवाल पूछें कि इन अस्पतालों को इस लायक क्यों नहीं बनाया गया कि आज यहां गांव गरीब के लोगों का इलाज हो जाए। गांव गरीब के लोगों को कोरोना हो तो वो कहां जाए आज की डेट में, मुझे बताया जाए। कौन सा अस्पताल उसके लिए तैयार किया गया है, मुझे बताया जाए। शहर के लोगों के लिए तो बड़े दावे हुए थे, ये भी बेमौत मारे गए और गांव के लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं। बताया जाए कि गांव के लोगों के लिए क्या व्यवस्था आपने की है, जो हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं और बहनें मारी जा रही हैं, और छोटी मोटी तादाद में नहीं, बड़ी तादाद में। बुखार आया, सर्दी, खांसी, जुकाम, जकड़न, सांस लेने में परेशानी और अगले दिन मौत। ऐसा भयानक मंजर। बलिया के एक गांव में एक पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ छोटे बच्चे बचे हैं। बच्चे 13वीं कर रहे हैं। आज मैंने वो दृश्य देखा तो मैं आज सारा दिन उसको भुला नहीं पाया। इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी इनकी रूठ गई है। रातें तो काली हैं ही, इनके दिन भी काले हो गए हैं। इन बच्चों का जीवन कैसे चलेगा? कोरोना काल में इस तरह के दुख भरी ऐसी ऐसी कहानियां हैं बहनों भाइयों की, आप सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। क्या क्या खोया है लोगों ने, आप तक खबर ही नहीं पहुंची। कोई अनाथ हो गया, कोई बहन विधवा हो गई, कोई पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई कमाऊ सदस्य चला गया। लालन पालन तो छोड़िए, अब जीवन कैसे चलेगा इसका संकट है। गांव आप जाएंगे तो लोग सिर्फ रोते हैं। माताएं बहनें जब फूट फूट कर कैमरे पर रोती हैं, मन विचलित होता है, कलेजा फट जाता है। बहनों भाइयों, इनकी रोने की आवाजें आपको रात में सोने नहीं देंगी। ये बच्चे सवाल पूछते हैं, ये अनाथ हुए बच्चे, अब इनका जीवन कैसे चलेगा? क्या ये सब्जियां बेचेंगे, सड़क पे झाड़ू लगाएंगे, ये क्या करेंगे? ये अनाथ हो गए, बर्बाद हो गए, पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो गई ये लोगों की। मैं जानना चाहता हूं कि जिंदा लोगों को इलाज नहीं और मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं, और अब इन जो बच गए हैं उनको भी आगे का जीवन कैसे चलेगा, कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह अत्यंत दुखदाई बात है कि लोगों का जीवन कैसे चलेगा। अब ये बहुत बड़ा संकट हम पर आया हुआ है। संकट का समाधान तब निकलता है दोस्तों, जब आप उस संकट को महसूस करें, स्वीकार करें और संकट से समाधान की ओर बढ़ें। आप संकट को और समस्याग्रस्त कर रहे हैं अस्वीकार करके। जिस दिन आप स्वीकार करना समस्या को सीख जाएंगे, समाधान आपके टेबल पर होगा। लेकिन यह सरकार संकट को समाधान में नहीं, संकट को समस्या में तब्दील करने की एक्सपर्ट है। यही कारण है कि बच्चे अनाथ होकर भीख मांगने को मजबूर हैं। यही कारण है कि बहनें बेवा हो गई हैं, खाने पीने का संकट है, बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, सरकार आत्ममुग्ध है। आज वो दृश्य देखकर हर किसी का मन विचलित हो जाएगा, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, प्रयागराज की वो तस्वीर। इंसानी जिस्मों के साथ दुनिया के किसी कोने में इतना भयानक बर्ताव नहीं हुआ कि लाशों से कफन नोचे जाएं। प्रयागराज की धरती आज मानवता कलंकित हुई है। यहां पे यह मानव सभ्यता को कलंकित किया गया है प्रयागराज के भीतर। यह तस्वीरें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कितने निष्ठुर, जालिम, संवेदनहीन हो गए हैं कि लाशों की कब्र से हम राम नामी कफन नोच रहे हैं, हटा रहे हैं। इनमें किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा। आप ऐसी क्रूरता करते वक्त आपके मन में जरा सा भी मानवता नहीं जगी कि आप क्या कर रहे हैं? अगर ये दृश्य आपको विचलित नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि आप पत्थर के हो चुके हैं। आप इंसान कहलाने के योग्य नहीं। अगर ये तस्वीरें देखकर भी आपका कलेजा न कांपे
किस तरह से आपके प्रियजनों की लाशों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कफन नोचा जा रहा है। जिंदा थे तो इलाज नहीं दिया, मर गए तो लकड़ी नहीं दी, और अब जब उस रेत पर दफन है तो लाशों के से कफन नोचे जा रहे हैं। ये कफन क्यों नोचे जा रहे हैं? इसलिए नोचे जा रहे हैं ताकि फाफा मऊ पुल पर खड़े होके कोई इनकी तस्वीर न ले ले, कोई इनके फाफा मऊ पुल पर खड़े होकर कोई इनका वीडियो न बना ले। सरकार की छवि खराब होती है। जरा उसके दिल से पूछो जो अपने प्रियजनों को मुफलिसी गरीबी के चलते इस रेत पर दफन करके चला गया है। आज जब वो दृश्य देख रहे होंगे और किसी के माता पिता की कब्र से इस तरह से लाश से कफन नोचा जा रहा है, इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती। मैं इसको मानवता पर सबसे बड़ा कलंक और सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानता हूं। लाशों से कफन नोचना, बाप रे बाप, कभी सुना आपने ये बात? धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा ऐसा दृश्य देखकर। रुदन के ये स्वर हमको बेचैन करते हैं और मानवता पर यह एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है। संगम की इस पावन धरती पर यह अनाचार है, अत्याचार है। ऐसे अनर्थ से धरती फटती है, कलेजा फटता है। मां गंगा ने इन सबको जिस तरह से अपनी गोद में समेटा है, आज वो भी चित्कार नहीं है। लाशें बह रही हैं गंगा जी के भीतर। ये त्रासदी की तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त है दोस्तों कि हालात कितने भयानक हैं, और सरकारों ने आपके समक्ष जिस तरह की तस्वीर प्रस्तुत की है, जमीनी हकीकत सर्वथा विपरीत है। ये दृश्य कभी भारत का समाज भुला नहीं सकता। लाशों से कफन नोचा गया सिर्फ इसलिए कि किसी की छवि न खराब हो। आपकी छवि के लिए कितने हजार लोग कुर्बान हो गए, कितने हजार लोग मार दिए गए। आपके पास सांत्वना के दो शब्द भी नहीं है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये 24 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार की संवेदनशीलता है कि वो अपने राज्य के मारे गए असंख्य नागरिकों के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखती है? जिंदा को अधिकार नहीं और मरने के बाद अंतिम संस्कार तक नहीं, और अगर किसी का अंतिम संस्कार हुआ है तो कफन के तक नुचवा लिया जाएगा। क्या हम इस प्रकार का उत्तर प्रदेश चाहते हैं? बहुत अफसोस होता है ये तस्वीरें देखकर, कलेजा कांपता है और सोचते हैं कि जिनके घरों के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है उनके पर क्या बीत रही होगी। आज जब ये तस्वीर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो फूट फूट कर रो रहे होंगे। शब्द कम पड़ जाते हैं जब इस प्रकार का अनाचार इस धरती पर दिखता है, इस पावन भूमि पर दिखता है, इस संगम के किनारे दिखता है, जहाँ लोग मोक्ष की कामना रखते हैं, जहाँ पर लोग परमार्थ करते हैं, जहाँ पर कुंभ होता है, जहाँ पर हिंदू देवी देवता इकट्ठा होते हैं, जिसको देश दुनिया का सबसे पवित्र हिंदू स्थल माना जाता है संगम, वहाँ पर इस प्रकार का अनाचार, इस प्रकार का अत्याचार, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं इसको बताने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए, इस तस्वीर का सच बताने के लिए। आत्मा कांपती है, पर हमारी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये सब सरकार के कहने पर हो रहा है। आपकी छवि ठीक रहे तो क्या हजार लोग कुर्बान हो जाएं? क्या हम मध्यकालीन भारत में जी रहे हैं या प्राचीन कालीन भारत में जी रहे हैं कि जहां राजा की इज्जत के लिए, राजा का सम्मान बना रहे, हजारों लोग कुर्बान कर दिए जाएं? क्या हमें सच जानने का अख्तियार नहीं है? हालात सिर्फ प्रयागराज तक खराब नहीं है, बात लखनऊ में भी खराब है। अभी तक ब्लैक फंगस से बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, और आज भी अफसोस है, मैं लगातार एक हफ्ते से ये मुद्दा उठा रहा हूं, आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ब्लैक फंगस का इंजेक्शन लखनऊ और राज्य के दूसरे शहरों में उपलब्ध कराने में नाकाम है। केंद्र सरकार के साथ कोई समन्वय नहीं है। राज्य के पास भारी अकाल है, मांग की अपेक्षा सिर्फ 10 से 15% इंजेक्शन उपलब्ध हैं, चाहिए 720, मिल रहे हैं 40। कितने न जाने कितने मरीज सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि समय पर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। आपने किस बात की तैयारी की और दूसरी लहर से आपने क्या सीखा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। गांव से लेकर शहरों तक कोरोना ने तबाही मचाई है, सरकार सिर्फ अपना डाटा दुरुस्त करने में लगी हुई है। सरकार आंकड़ों में यह बताती कि कोरोना उसने कंट्रोल कर लिया, और जिस रफ्तार से वो डेटा कम करते जा रहे हैं, मुझे लगता है 30 मई तक उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन शायद ही कोई ऐसा जनपद और तहसील बाकी हो जहां के गांव से मरने की लगातार खबरें ना आती हों। सरकारी आंकड़े कहते हैं कोरोना खत्म हो रहा है, तो ये गांव में मर रहे लोग क्या किसी दूसरे देश के लोग हैं? ये हमारे अपने देश के लोग हैं।
हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे आपके समाज के लोग हैं, हमारे आपके बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और बच्चे हैं जो मारे जा रहे हैं। क्या इनकी तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं है? क्या हम में इतनी मानवता और संवेदनशीलता नहीं बची है कि हम इनका दुख बांट सकें? ऐसी निष्ठुरता, ऐसी निर्दयता और ऐसी निर्लज्जता शायद सदियों में देखने को मिली होगी, जहां हमारी सरकार ये अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए है कि गांव में हो रही मौतों को कोरोना मानने तक से इनकार कर रहे हैं। जांच इनकी होती नहीं है, दवा इन्हें मिलती नहीं है, मर जाते हैं तो इनको कफन भी नसीब नहीं है, किसी को कफन मिल भी गया तो निचवा लिया जाता है। ये प्रमाण है इस बात का। हालात बहुत ही खराब है बहनों भाइयों। आप कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सरकार द्वारा जो आए दिन नई नई घोषणाएं की जाती है, जब उनको सरकारी टीचर ने उनको सरकारी गुलाम चाहिए, उनके इतने अधिकारी मर गए, उनके बारे में इस तरह से बात करके उनको क्या चाहिए? उनका कोई भी काम बिना टीचर के नहीं होता है। उसी टीचर के यहाँ पे इस दुनिया में इज्जत नहीं है। वो सारी दुनिया को इज्जत देना सिखा देता है बच्चों को, पर उसके प्रति हर संवेदनशील हो जाता है। बुखार हुआ रहा है भैया उनका, और बुखार की वजह से अटैक पड़ गया। अटैक से सांस फूले लगी। फिर बहुत जगह एम्बुलेंस फोन की है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ। तो हम अपनी माँ की कही है दोपहिया से लगे गए, हम लोगों के एक्सीडेंट होएगा। नहीं जान पान अचानक भैया के मौत हो गए, नहीं जान पान चिड़ैया का कितना भैया चले गए हमारे दाग गोली मार देती, अपना जिंदा रहती, अपन परिवार तो देखती। पता मिला कि मारे बाग माँ पौड़े कैसे मौत हुई है उनकी? ये कोई अपने वाशरूम मारी है, दर्द वर्ष भी, और कोई बुखार सुखार से में खांसी खट वाशरूम मारी है। यहाँ तो ऐसे ही मारी है जी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 आदमी की मौत हुई होगी कुल मिला के। और दूसरी बात कि जिस आदमी ने सोशल मीडिया चल रहा आजकल, किसी ने कह दिया जी वो कोरोना संक्रमित होकर मरे हैं, किसी को डॉक्टर रिपोर्ट तो हुई ना हो। अच्छा। या एक दो आदमी जैसे अस्पताल से आ गए हैं, उनकी कह दी है। ऐसी तस्वीरें रुलाती हैं, कम से कम उन लोगों को जरूर रुलाती हैं। गांव के लोगों का ये रुदन देखा नहीं जाता। आपने देखा होगा इनको कैमरे पर अपनी बात कहनी भी नहीं आती, सवाल करो तो सिर्फ रोने लगते हैं। ये तस्वीर हमारे उत्तर प्रदेश की है और बहुत ही बेचैन करती है, हजार सवाल करती है कि हमने अपने गाँव को के लोगों को मरने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरह से छोड़ रखा है। ये पीड़ा सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए।